फिल्म शुरू होती है और हम एक छोटे से घर में दो भाइयों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम पेड्रो था। अचानक इन्हें पास के जंगल से गोलियों की आवाज़ आई। उसे सुनकर वो फैसला करते हैं कि हम जाकर चेक करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने सोचा कि इतनी रात को जंगल में जाना ठीक नहीं, तो सुबह का इंतज़ार करने का फैसला करते हैं। जैसे ही सुबह हुई वो अपने डॉग को लेकर जंगल में चले गए और छानबीन शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर की खोज करने के बाद इन्हें एक लाश मिलती है जो बहुत ही बुरी हालत में होती है, क्योंकि उसे बीच में से काटा गया था। लाश को देखकर पेड्रो के भाई को उस ज़मीन के मालिक पे शक होता है, क्योंकि ये ज़मीन उसकी थी, तो उस आदमी को उसने ही मारा था। पर लाश देखकर साफ लग रहा था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। तभी इन्हें लाश के पास एक सूटकेस मिलता है। इसे चेक करने पर अंदर अजीबोगरीब सामान और एक नक्शा था। नक्शे पर एक जगह का निशान लगा हुआ था। निशान को देखकर पेड्रो समझ जाता है कि ये तो पास ही में रहने वाली एक औरत का घर है। इसलिए दोनों भाई उस औरत के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, ताकि इस पूरे हादसे के बारे में जान सकें और ये भी कि ये मरने वाला आदमी कौन था। औरत के घर पहुंचकर जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि वो आदमी दरअसल एक क्लीनर था, जिसे ने वैसे तो आमतौर पर प्रिजेस्ट कहते हैं, पर मूवी में उसे क्लीनर कहा गया, जो इविल यानी कोई बुरी ताकत जैसे डेमन, शैतान वगैरह भगाने का काम करती हैं। औरत कहती है कि मैंने इस क्लीनर को इसलिए अपने घर बुलाया था ताकि वो मेरे बेटे को ख़त्म कर सके, क्योंकि मेरा बेटा पिछले काफ़ी टाइम से एक राटन बन चुका है, यानी इसका जिस्म पूरी तरह सड़ चुका है। दरअसल इसे एक इविल सेपरेट किसी बुरी ताकत जैसे कि डेमन वगैरह में पोजेस्ट कर लिया था, यानी अपने कंट्रोल में कर लिया था। इस वजह से उसका जिस्म काफ़ी मोटा हो गया था, तो इसे जिस्म रोटन बन जाता है, जो बस बिस्तर पर ही पड़ा रहता है और इसमें से पस निकलती रहती है, क्योंकि शैतान के कंट्रोल में आने से वो आदमी कुछ करने के काबिल नहीं रहता। और इविल शैतान उस इंसान को तब तक कर पाता है जब तक कोई क्लीनर या कोई इंसान उसे मार न दे। अगर कोई दूसरा इंसान इस रोटन को ख़त्म करे तो वो इविल आत्मा उस मरने वाले इंसान और इसके पास जितने भी लोग होते हैं, उसकी फैमिली वगैरह, इन्हें भी पोजेस्ट कर लेता है। तभी गुस्से में पेड्रो उस औरत के नुटन के मुंह से पूछता है कि तुमने इसके बारे में अभी तक किसी को क्यों नहीं बताया। जवाब में औरत कहती है कि मैंने 1 साल पहले उसकी खबर चर्च में कर दी थी और बस तभी से हम मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, पर किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी पेड्रो औरत और उसके दूसरे बेटे पर गुस्सा करते हैं, और क्योंकि वो खुद भी तो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों भाई पुलिस को इसके बारे में बताने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। पर उल्टा पुलिस ही इनसे सवाल जवाब शुरू कर देती है। तो ही बातों में तब उसका भाई पेड्रो को रोकता है। इस पुलिस वाले कहते हैं कि हम फिलहाल कोई मदद नहीं कर सकते, पहले हम हेल्थ डिपार्टमेंट से इस बात को कंफर्म करेंगे कि वो रोटन है या ऐसी किसी बीमारी की वजह से इसका ये हाल हुआ है। उस मरने वाले इंसान क्लीनर को किसी ने मारा, ये भी तभी पता चल पाएगा, इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों भाई यहाँ ज़मीन के मालिक का नाम लेते हैं, क्योंकि क्लीनर की लाश उस ज़मीन से ही मिली थी और रोटन का जहाँ घर था वो भी उस ज़मीन पर। तो पुलिस इनकी मदद करने को तैयार नहीं थी और इनके हाथ बस मायूसी ही लगती है, इसलिए वो खुद ही ज़मीन के मालिक से जा मिलते हैं, उसे रोटन और क्लीनर की लाश के बारे में बताते हैं। अब यहाँ ज़मीन के मालिक की बातों से पता चलता है कि हर कोई इस पे शक क्यों करते हैं। दरअसल वो रोटन और इसकी फैमिली ज़बरदस्ती उस मालिक की ज़मीन पर रह रहे थे, जो बात इसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिससे सबको ये लगता है कि ज़मीन के मालिक ने ही उस क्लीनर को मार दिया ताकि वो रोटन के घर जा ना पाए और रोटन इसी हालत में पड़ा रहे। वो ज़मीन का मालिक नहीं कोई और ही है जो इस सद के पीछे था, इस सब के पीछे था, जो उन्होंने चाहता था कि क्लीनर रोटन के घर पहुंचे और इसे मार दिया। पर ज़मीन के मालिक को रोटन वाली बात पे यकीन नहीं था। इसे लग रहा था कि ये कोई साजिश है ताकि मुझसे मेरी ज़मीन छीन ली जाए। अब इस बात से गुस्सा होकर ज़मीन का मालिक रात को रोटन को मारने के लिए चला जाता है। रोटन की माँ उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो क्लीनर नहीं है, आम आदमी है। तो अगर उसने रोटन को मार दिया तो इवल ज़मीन के मालिक और रोटन की फैमिली को भी अपने कब्जे में ले लेगा और इन्हें भी ऐसे ही तड़पाएगा, क्योंकि वो रोटन के अंदर जो इवल आत्मा है वो लोगों के डर के साथ खेलती है। इनके डर को इन्हीं लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करके इन्हें अपने कंट्रोल में करती है। अब जब ज़मीन का मालिक इसे मारने गया तो वो भी इसे मारने के लिए उकसाता है ताकि वो आज़ाद हो सके। रोटन के अंदर का इवल उसे कहता है कि मार दो मुझे, ताकि मैं बाद में तुम्हारी वाइफ के पेट में पल रहे बच्चे और इसको मार सकूं और अपने कब्जे में कर लूं। लेकिन यहाँ बड़ी मुश्किल से ज़मीन का मालिक खुद को कंट्रोल करता है और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। और सुबह ज़मीन के मालिक की माँ पेड्रो और उसके भाई को लेकर यहाँ आ गई थी, पर ज़मीन का मालिक ये ठान चुका था कि वो रोटन के जिस्म को यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा, जिसके लिए वो पेड्रो और इसके भाई की मदद मांगता है। और अब वो दोनों भी राज़ी
हो जाते हैं। इसलिए अब वो तीनों जैसे तैसे रोटन की लाश को ट्रक में रखते हैं, इससे ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी दूर आने के बाद वो रोटन को फेंकने के लिए ट्रक से नीचे उतर गए और जब उन्होंने पीछे चेक किया तो ये देखकर इनके होश उड़ गए कि ट्रक में तो रोटन का जिस्म है ही नहीं। जैसे वो समझ गए थे कि बीच रास्ते में एक बच्चा आ गया था, उसे बचाने के लिए जब हमने ज़ोर से ब्रेक लगाई तभी रोटन वहीं गिर गया होगा। अब जैसे भी हुआ, ज़मीन का मालिक तो यही चाहता था कि इसके जिस्म को ठिकाने लगा दिया जाए और अब वो काम होते ही वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। सुबह ज़मीन के मालिक की वाइफ अपनी बकरियों को देखकर चिल्लाने लगती है। इसकी वाइफ की आवाज़ सुनकर वो बाहर आया, तब उसकी वाइफ बकरियों की तरफ इशारा करके एक अजीब बकरी दिखाती है जो उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी और ऐसा करते हुए ज़मीन के मालिक ने भी नोटिस कर लिया था। इसे देखने से साफ लग रहा था जैसे उसे शैतान ने पोजेस्ट कर लिया है, जो देखकर ज़मीन के मालिक बकरी पर गन तान लेता है और बकरी के हाव भाव देखने से लग रहा था जैसे इसके अंदर ईविल कह रहा है कि मुझे शूट करके मार दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। इस बार ज़मीन का मालिक अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और वो कर बैठता है जो इसे नहीं करना चाहिए था, यानी वो बकरी को सच में शूट करके मार देता है। यानी इसने वही कर दिया जो वो ईविल चाहता था और अब एक जिस्म से आज़ाद होकर दूसरे जिस्म में ईविल जा सकता था और अब वो चला जाता है ज़मीन की मालिक की वाइफ के जिस्म में। वो शैतान से पोजेस्ट होकर ज़मीन के मालिक पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है जिससे इसकी मौत हो गई। ऐसा करने के बाद उसने अपने सर में भी कुल्हाड़ी घुसा दी और उसकी भी मौत हो जाती है। इसने फिर अपने बच्चों को भी मार दिया और ज़मीन के मालिक की पूरी फैमिली मर जाती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ईविल शैतान की ताकत कितनी खतरनाक है कि उसने पूरी तरह एक दिमाग को कंट्रोल किया जिससे पूरी फैमिली का खात्मा हो गया। इधर पेड्रो और उसके भाई अभी तक रोटन के घर ही थे। रात के टाइम इनके पास रोटन का भाई आकर कहता है कि आप यहीं रुक जाइए, वो इनसे मदद मांग रहा था। इसी ज़मीन के मालिक की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ वो सब भी बताता है और पेड्रो के भाई को इस पर शक हुआ कि शायद इसे भी ईविल ने पोजेस्ट कर लिया है। पर पेड्रो बच्चे को दिलासा देकर स्टोर में जाकर सोने का कहता है। जाने से पहले बच्चा उनसे कहता है कि बिजली की चीज़ों से दूर रहिएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। अब लड़के ने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। अब कहीं ना कहीं पेड्रो और इसके भाई को आने वाले खतरे की भनक हो गई थी, इसलिए वो सुबह ही इस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। साथ ही पेड्रो अपने भाई को कहता है कि हम अपना सारा सामान यहीं छोड़कर जाएंगे ताकि हमारे साथ ईविल का ज़रा सा हिस्सा या असर उस जगह तक ना जाए जहां हम जा रहे हैं। अगली सुबह पेड्रो अपनी एक्स वाइफ जिसे वो छोड़ चुका था उसके घर जाकर अपने कपड़ों को आग लगाकर जला देता है और उसकी एक्स वाइफ पेड्रो से लड़ने लगती है, कहती है कि तुम अब क्यों हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गए हो। इसी बीच हमने देखा कि पेड्रो की एक्स वाइफ की बेटी पर इनका डॉग हमला करके उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। दरअसल पेड्रो के कपड़े जलने से पहले डॉग ने वो चाट लिए थे जिससे ईविल डॉग को पोजेस्ट कर लेता है। अब पेड्रो की वाइफ का हस्बैंड अपनी बेटी और डॉग को ढूंढने बाहर जाता है। पेड्रो उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए डॉग को शूट मत करना और जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में इंसान का दिमाग कहीं काम करता है। इसलिए जब पेड्रो देखने बाहर गया तो उसकी एक्स वाइफ की हस्बैंड ने डॉग को शूट करके मार दिया था, जिससे दिल ही दिल में पेड्रो परेशान हो जाता है, यानी उसने वो कर दिया जो इसे नहीं करना चाहिए था। फिर घर आकर पेड्रो हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी एक्स वाइफ की बेटी सही सलामत वापस लौट आई थी। बच्चे की माँ उसे जिंदा और सही सलामत लेकर काफ़ी खुश हो जाती है, पर यहाँ बच्ची बड़ी अजीब बात कहती है कि अभी पापा गाड़ी से आकर आपको मार देंगे। ये सुनकर पेड्रो काफ़ी घबरा गया। वो गिराज से गाड़ी लेकर अपने दोनों बेटों को गाड़ी में बिठाता है और यहाँ से निकलने ही वाला होता है, पर तभी उसने देखा कि मेरी एक्स वाइफ का हस्बैंड गाड़ी लेकर आया और उसने उसकी वाइफ को टक्कर मार दी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो मारी गई। पर ये चीज़ें देखकर बच्चे घबराए नहीं बल्कि हंसने लगती है क्योंकि बच्ची को भी ईविल ने पोजेस्ट कर लिया था। फिर उसके डैड को किया और उसने अपनी वाइफ को भी मार दिया था, जो देखकर पेड्रो अपने बेटों को लेकर फौरन निकल गया और अपनी मॉम के घर आ जाता है जहां उसका भाई पहले से ही आ चुका था। और अब पेड्रो अपनी माँ और भाई को भी गाड़ी में बिठाता है और टाउन से निकलने के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में पेड्रो का बेटा अपनी दादी को कहता है कि हमें पोजेशन और पोजेस्ट होने के बारे में तो बताएं। जब दादी कहती है कि इस पोजेशन और पोजेस्ट हुए जिस्म से बचने के 7 असूल हैं। पहला ये कि आपको बिजली की चीज़ों से दूर रहना है, यानी वही बात जो रोटन के भाई ने भी कही थी, तो उसकी वजह से ये थी। दरअसल दूसरी, जानवरों से दूर रहें। तीसरी के पोजेस्ट हुए इंसान की ऐसी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल ना करें जो सब इससे ज़्यादा प्यारी हो। चौथा कि इन्हें दुख ना दो, तकलीफ ना पहुँचाओ। पाँचवा के ईविल या शैतान को कभी उनके नाम से ना पुकारो। छठा के कभी भी पोजेस्ट इंसान को गन से मत मारो। सातवां और आखिरी के आपको कभी भी किसी चीज़ से नहीं डरना, हर चीज़ का बहादुरी का मुजाहरा करना है, यहाँ तक कि आपको
मरना भी पड़ जाए तो उससे भी नहीं डरना। तभी पेड्रो का दूसरा बेटा, जिसे एक ऐसी बीमारी थी कि वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता था, वो अचानक बोल पड़ा और ईविल का नाम लेने लगता है, जिससे वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। तभी पेड्रो की फ़ोन पर उसकी एक्स वाइफ की कॉल आती है, जो इसकी माँ के हाथ में था। उसकी कॉल देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिस तरह कार ने उसे टक्कर मारी थी, जिससे कभी बचना नामुमकिन था। ये चीज़ पेड्रो ने भी देख ली थी कि वो मारी गई है, लेकिन वो फिर भी कॉल उठाता है, जहाँ उसकी वाइफ पेड्रो को बुरा भला कहती है और ये भी कहती है कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेने ज़रूर आऊँगी। ये सुनकर पेड्रो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो इस सब का जिम्मेदार खुद को समझता है, साथ ही इन चीज़ों से तंग आ चुका। तभी उसका भाई पेड्रो को समझाते हुए उसे रिलैक्स करता है। अब ये लोग टाउन से तो निकल आए थे, पर इनके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ ये जा सकते। पेड्रो का भाई उसे बताता है कि यहाँ से कुछ दूर के फासले पर मिर्था नाम की औरत रहती है, जिसे मैं जानता हूँ। हम वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ रहने में भी हमारी मदद करेगी और वो पैसे भी दे देगी, क्योंकि वो काफ़ी भली औरत है। इसलिए वो लोग मिर्था के घर जाते हैं, जो एक लेनर थी और आज भी वो सारे असूलों पर अमल करती थी। वो इन्हें अपने घर में रहने की इजाज़त दे देती है। पेड्रो का भाई मिर्था को भी वो सब बता देता है जो अब तक इनके साथ हो चुका था। इसी बीच हम पेड्रो और उसके भाई को भी आपस में बात करते हुए देखते हैं और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। अब आधी रात को पेड्रो की वाइफ वहाँ आई। वो इसके छोटे बेटे को लेकर बालकनी से कूद जाती है। पेड्रो ने भी उसे देख लिया था। इसे रोकने से पहले कि वो कूद चुकी थी, और जब चेक किया गया तो वो गायब हो चुकी थी। इसलिए पेड्रो को अपने छोटे बेटे की फिक्र होने लगती है। और मिर्था, जो क्लीनर होने की वजह से इविल या पोजेस्ड को देख सकती थी, वो पेड्रो के बड़े बेटे को देखकर समझ जाती है कि ये भी पोजेस्ड हो चुका है। वो बताती है कि ईविल इसके जिस्म में घुस गया है, पर क्योंकि ये ऐसा बच्चा है जो चुप रहता है, बोलता नहीं है, तो इस वजह से ईविल अभी तक इसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस वजह से ईविल बस उसके अंदर कैद है। इसके बाद मिर्था अपने सारे क्लीनिंग के सामान को इकट्ठा करती है, यानी हथियार और ज़रूरी सामान, और कहती है कि हमें रोटन को ख़त्म करना ही होगा। और पेड्रो का भाई कहता है मेरे हिसाब से रोटन ख़त्म हो गया होगा, तभी तो इतनी ज़्यादा पोजीशन हो रही है। एक के बाद एक ईविल सबको पोजेस्ट करता जा रहा है, पर मिर्था उसे बताती है कि नहीं, ये मालूमात गलत हैं, ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। ये सारी पोजीशन असल में ईविल के पैदा होने के लिए हो रही है। पेड्रो का भाई उसे बताता है कि हमने रोटन को कहीं और छोड़ दिया था। मिर्था कहती है कि ये तो सब गलत किया तुम लोगों ने। जब पेड्रो कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें ज़मीन के मालिक ने मजबूर किया था। अब पेड्रो का भाई पेड्रो की एक्स वाइफ और बेटे को ढूंढने, जब पेड्रो और मिर्था रोटन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, अब इनका ये सफ़र काफ़ी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि ईविल की पोजीशन पूरे टाउन में फैल गई, जिसके साथ ही उनको सारे असूलों को भी मानना है। यहाँ मिर्था बताती है कि हम जिस भी चीज़ से डरेंगे, ईविल उसी चीज़ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके उसी चीज़ से हमारा सामना करवाएगा। इसलिए तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गई है, क्योंकि तुम उसकी वजह से डर रहे थे। अब रास्ते में मिर्था पेड्रो को अपनी कहानी बताती है कि मेरे हस्बैंड एक लालची इंसान थे। वो चर्च के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड किया करते थे। वो एक्ट्रेस को अपने काम के लिए हायर करके इनसे रोटन और ईविल की एक्टिंग करवाया करते थे। और इसी बीच एक दिन असली पोजेस्ट वहाँ पे आ गया, जिसके बाद वो सुधर गए और उन्होंने क्लीनिंग शुरू कर दी, क्योंकि इनका पोजीशन ईविल और रोटन पर यकीन बन गया था कि वो होते हैं, और इन्हें डर भी लगने लगा था। एक दिन मेरे हस्बैंड क्लीनिंग करने गए, पर लौट कर कभी वापस नहीं आए, और अब ईविल या पोजेस्ट इंसान से दूर भी जा सकते हैं। इतना दौड़ के आपको खुद भी पता ना हो कि आप कहां आ गए हो, जैसे कि मैंने किया। हर चीज़ छोड़ छाड़ कर मैं अकेली रहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईविल ने पेड्रो के बड़े बेटे को पूरी तरह पोजेस्ट कर लिया है, और वो पेड्रो की माँ से खाना मांग रहा था, जो चीज़ जाहिर है काफ़ी अजीब थी। अब पेड्रो के भाई को भी पेड्रो की एक्स वाइफ सड़क पर चलती हुई मिल जाती है, जो भी पूरी तरह पोजेस्ट हो चुकी थी, और वो अपने छोटे बेटे का सर खा रही थी। ये थी कि क्रेप्टो का भाई गाड़ी उसे टक्कर देता है, जिससे वो कुचली जाती है। अब इसमें से इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से वो भी काफ़ी जख्मी हो गया था। पेड्रो और मिर्था रोटन को ढूंढते हुए एक स्कूल के पास जा पहुंचते हैं, जहां इन्हें सभी बच्चे अजीब हालत में बैठे हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो पेड्रो को चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि वो सभी समझ गई थी कि इन्हीं में ईविल ने पोजेस्ट कर लिया है। इसलिए बीच स्कूल के चारों तरफ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थीं। परछाई को देखकर नोटिस कर लेती है। तभी एक बच्ची ने उनके पास आकर कहती है कि रोटन को मेरे डैड उठाकर घर ले गए हैं। दरअसल ये सारे बच्चे पोजेस्ट होने की वजह से उनके साथ झूठ बोल रहे थे। उन्हें गुमराह करके पेड्रो और मिर्था को स्कूल के एक फ्लोर के नीचे ले गए, जहां बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती हैं, जिनको इन बच्चों ने मारकर यहां छुपा दिया था, और इनके नीचे फ्राटन छुपा हुआ था। अब मिर्था अपने क्लीनिंग का सामान वहां पर सेटअप करती है और पेड्रो को कहती है कि वो नीचे से रोटन को बाहर निकाले। जब पेड्रो उसे निकालने ही वाला था, तो ईविल खुद को बचाने के लिए पेड्रो का दिमाग कंट्रोल करने लगता है, और तो उन बच्चों ने
नीचे ला के पेड्रो को कमरे में बंद कर दिया था। और जब पेड्रो बाहर झांक कर देखता है तो सब बच्चों ने मिर्था को भी मार दिया था, फिर इसकी लाश को घसीट कर लेके जा रहे थे। ये देखकर पेड्रो को गुस्सा आ गया, वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आया और रोटन को मार डालता है। ये करने के बाद उसे लग रहा था कि मैंने हर चीज़ का खात्मा कर दिया है, और ये ईविल का खात्मा नहीं बल्कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि यही तो ईविल चाहता था ताकि ये जिस्म ख़त्म होने के बाद आज़ाद हो सकूं, और अब उसका काम हो चुका था। और अब ईविल पूरी तरह अपने रूप में पैदा होकर पेड्रो के सर पे हाथ फेरता है, क्योंकि उसने ही तो पैदा होने में उसकी मदद की थी। और अब ईविल पैदा होकर बाहर की दुनिया में तबाही मचाने के लिए चला जाता है, जहां वो और भी लोगों को पोजेस्ट कर देगा, और पेड्रो घर वापस आ जाता है, जहां दोनों भाई एक दूसरे को गले से लगाकर दुख से रोने लगते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि हमने हालांकि इतनी कोशिश की और जो कुछ हम कर सकते थे कर पाए, कि उन्होंने अपनी हार पूरी तरह कबूल कर ली थी। अब अगर ये उस जगह को छोड़कर जाएं भी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी पोजीशन पूरे टाउन से फैलता फैलता शहर में फैल जाएगा, जो तेजी से इन्फेक्शन की तरह फैलने वाला था, जिससे वो लोग जाकर भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तभी इनको याद आया कि हमने रोटन के छोटे भाई को स्टोर में छुपाया था।